हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है और ट्यूसडे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऑन एन आफ्टरनून वॉक टू द पार्क विद हिज सिस्टर जेन, द ट्विंस and their governess Mary Poppins, Michael Banks finds a compass by the roadside। बताया गया है कि माइकल बैंक्स नाम का एक लड़का है, उसकी एक बहन है जिसका नाम है जेन, और इन दोनों बच्चों माइकल और जेन के दो जुड़वा भाई बहन हैं, और इन सभी बच्चों का देख रेख करने वाली एक गवर्नेस है, एक महिला है जिनका नाम है मैरी पॉपिंस। और ये सभी लोग एक दिन दोपहर, वो दिन कौन सा था? वो दिन था ट्यूसडे। तो उस दिन दोपहर में पार्क में टहलने के लिए जा रहे थे, तभी रोड के बगल में माइकल बैंक्स को एक कंपास पड़ा हुआ मिलता है। Mary Poppins tells Michael and Jane that the compass takes people around the world। मैरी पॉपिंस, जो उन सभी बच्चों की देख रेख करने वाली एक महिला हैं, वो कहती हैं कि सुनो माइकल और जेन, ये जो कंपास है वो लोगों को पूरी दुनिया का भ्रमण कराता है, लोगों को पूरी दुनिया घुमाता है। बट माइकल डज नॉट बिलीव हर, लेकिन माइकल मैरी पॉपिंस की बातों पर विश्वास नहीं करता है। देन ऑल एट वंस द मैजिक बिगिंस टू हैपन, फिर अचानक से जादू होना शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या जादू होता है। मेरी पॉपिंस हैड अ क्यूरियस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। मेरी पॉपिंस के चेहरे पर एक अजीब प्रकार का भाव था, एक अजीब प्रकार का एक्सप्रेशन था। यू जस्ट वॉच, सी सेड। मैरी पॉपिंस उन दोनों बच्चों से कहती हैं कि तुम लोग बस देखते जाओ। सी हेल्ड द कंपास इन हर हैंड एंड सेड नॉर्थ। वो कंपास को अपने हाथ में लेती हैं और उसे ऑर्डर देती हैं, उसे कहती हैं नॉर्थ, मतलब हम सभी को नॉर्थ डायरेक्शन में ले चलो। इस दुनिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उस जगह पे हम सभी को ले चलो। The letters slid round the arrow dancing giddily। तभी उस कंपास में जो लेटर्स लिखे गए होते हैं, तो कंपास में कौन से लेटर्स होते हैं? जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर इस तरह के जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह के जो डायरेक्शंस होते हैं, उन सभी डायरेक्शंस को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर्स होते हैं, उसके चारों तरफ जो एरो होता है वो घूमने लगता है। डांसिंग गिडली, डांसिंग गिडली कहने का मतलब एरो इस तरह से घूम रहा होता है जैसे कि उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो, अनकंट्रोल्ड मैनर में वे लोग घूम रहे थे। मतलब कांटा काफ़ी तेज़ी से घूम रहा था, नाच रहा था। सडनली द सराउंडिंग्स ग्रू बिटरली कोल्ड। अचानक से इन सभी लोगों के आसपास की जो चीज़ें थी, इनके जो सराउंडिंग्स थे, वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाता है। एंड द विंड बिकेम सो आइसी दैट जेन एंड माइकल शट देयर आइज अगेंस्ट इट। और हवा इतनी ज़्यादा तेज़, इतनी ज़्यादा बर्फीली हो जाती है कि उस तेज़ और उस बर्फीली हवा में जेन और माइकल कुछ भी देख नहीं पाते, इसलिए वे लोग अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। When they opened them, और जब वे लोग अपनी आँखों को खोलते हैं, द पार्क हैड डिसअपियर्ड। जिस पार्क में वे लोग थे वो पार्क अब कहीं गायब हो गया था। इंस्टेड, और उस पार्क के बदले, दे वर सराउंडेड बाई ग्रेट बोल्डर्स ऑफ ब्लू आइस एंड स्नो। वे लोग बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान से चारों तरफ घिरे हुए थे। मतलब वे लोग इस दुनिया के सबसे नॉर्थ साइड में चले गए थे, क्योंकि मैरी पॉपिंस ने उस कंपास को नॉर्थ डायरेक्शन में जाने का ऑर्डर दिया था। ओह ओह, क्राइड जेन शिवरिंग विद कोल्ड एंड सरप्राइज, व्हाट हैज़ हैपेंड टू अस। जेन जो है, जो कि माइकल की बहन है, वो ठंड से कांपते हुए और हैरान होते हुए कहती है, चिल्लाते हुए कहती है, ओह ओह, ये हमारे साथ क्या हो गया। मैरी पॉपिंस स्निफ्ड। तभी मैरी पॉपिंस क्या करती हैं? छींकती हैं, उन्हें छींक आता है। स्निफ्ड कहने का मतलब होता है छींकना। एट दैट मोमेंट अ ह्यूज वाइट पोलर बेयर लीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द रॉक। उसी समय जब मैरी पॉपिंस छींकती हैं तो एक चट्टान के, एक पत्थर के पीछे से एक सफ़ेद कलर का पोलर बेयर, एक सफ़ेद कलर का भालू कूद करके बाहर निकलता है। He stood on his hind legs and hugged Mary Poppins। और वो भालू अपने पिछले वाले पैरों पर खड़ा हो जाता है और मैरी पॉपिंस को गले लगाता है। आप देख सकते हैं, ये है वो पोलर बेयर, जिसको हम लोग ध्रुवी भालू भी कहते हैं। इसे नॉर्थ पोल पर हासिल किया जा सकता है, ये नॉर्थ पोल पर पाया जाता है। तो ये अपने पिछले वाले पैरों पर खड़ा हो जाता है और मैरी पॉपिंस को गले लगा लेता है। वेलकम टू द नॉर्थ पोल, ही सेड स्माइलिंग वाइडली। और एक चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए वो वाइट पोलर बेयर मैरी पॉपिंस को कहता है कि नॉर्थ पोल में आपका स्वागत है। जेन एंड माइकल ट्रेम्बल्ड। उस
भालू को देखकर जेन और माइकल थरथराने लगते हैं, डर से कांपने लगते हैं। डिड पोलर बेयर्स ईट चिल्ड्रन? दे वंडर्ड। माइकल और जेन ये सोच रहे थे कि क्या जो ये पोलर बेयर्स होते हैं वो बच्चों को खाते हैं। यू आर शिवरिंग, द बेयर सेड काइंडली, लेट मी गेट यू अ लिटिल स्नैक। पोलर बेयर उन लोगों को कहता है कि तुम लोग थरथरा रहे हो, तुम लोग कांप रहे हो, और बड़े ही प्यार से वो बात कहता है और कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा स्नैक लेकर के आता हूँ। स्नैक किसे कहते हैं? तो शाम के समय जो कि हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं उसको स्नैक कहा जाता है। एंड ही sprang into the blue green water and came up with a herring। और इतना कह के वो उस ब्लू और ग्रीन वाटर के बीच में छलांग लगा देता है और थोड़ी देर के बाद एक हैरिंग किसे कहते हैं? एक छोटी सी चमकदार सिल्वरी फिश होती है, एक प्रकार की मछली होती है, तो उस मछली को पकड़ करके वो लाता है। ही टॉक द फिश इनटू मैरी पॉपिंस हैंड। और वो बड़े ही सावधानी के साथ, बड़े ही ध्यान से उस मछली को मैरी पॉपिंस के हाथ में रख देता है। टेल मी समथिंग, ही बिगिन। वो कहता है उसके बाद कि ठीक है, मुझे और कुछ बताओ। बट मैरी पॉपिंस इंटरप्टेड हिम। लेकिन बीच में ही मैरी पॉपिंस उस पोलर बेयर को, उस भालू को इंटरप्ट करती हैं, उसे रोकती हैं और कहती हैं, वी आर ऑन अ वर्ल्ड टूर। हम लोग इस दुनिया के भ्रमण पे हैं, हम लोग वर्ल्ड टूर पे हैं। एंड हैव टू लीव, और हमें अब जाना होगा। थैंक यू फॉर द फिश। इस मछली के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साउथ से सेट टू द कंपस। अब वो इस बार उस कंपस को साउथ डायरेक्शन में जाने का ऑर्डर देती हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब साउथ में उन्हें क्या दिखाई देता है। बच्चों, ये रहे वो सारे वर्ड्स, ये सारे न्यू वर्ड्स हैं जो कि ऊपर वाले पैराग्राफ्स में आपने देखा था। गवर्नेंस किसे कहते हैं? अ पर्सन हु टीचेज एंड टेक्स केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स आर बिजी। गवर्नेंस एक ऐसा इंसान होता है जो उन बच्चों का देख रेख करता है, उन बच्चों का ख्याल रखता है, उन बच्चों को पढ़ाता है जिनके पेरेंट्स अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। गवर्नेंस एक मर्द भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकता है। क्यूरियस कहने का मतलब है स्ट्रेंज, अजीब। स्लिड का मतलब होता है अपने स्थान को बदलना, वो भी बड़े ही आसानी के साथ। गिडली कहने का मतलब इन एन अनकंट्रोल्ड वे, एक अनियंत्रित तरीके से। बोल्डर्स कहने का मतलब होता है चट्टान, बड़े बड़े पत्थर। हेरिंग एक प्रकार का चमकदार सिल्वरी फिश होता है जो कि छोटा होता है। टक्ड का मतलब होता है पोस्ट विद ग्रेट केयर एंड फॉन्डनेस, बड़े ही सावधानी के साथ किसी चीज़ को कहीं पर रख देना। तो यहाँ पर हमने देखा था कि मैरी पॉपिंस ने उस कंपस को साउथ की दिशा में जाने के लिए कहा था। जेन एंड माइकल फेल्ट द वर्ल्ड स्पिनिंग अराउंड देम। जेन और माइकल महसूस करते हैं कि ये जो दुनिया है उनके चारों तरफ गोल गोल चक्कर काट रही है, घूम रही है। द एयर ग्रू सॉफ्ट एंड वार्म एज दे फाउंड themselves in a leafy jungle। अब थोड़ा देर के लिए दुनिया चारों तरफ उनके घूमती है और वो अपने आप को एक हरे भरे जंगल में पाते हैं और वहाँ पर जो हवा है वो थोड़ा सा वार्म है, थोड़ा सा सॉफ्ट है। इससे पहले वे लोग जब नॉर्थ पोल पे थे, वे लोग जब दुनिया के नॉर्थ डायरेक्शन में थे, तो वहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा बिटरली कोल्ड था, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। लेकिन यहाँ पर साउथ की तरफ हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आरामदायक है। तो इस बार वे लोग अपने आप को हरे भरे जंगल में पाते हैं। वेलकम श्रीक्ड अ लार्ज हाइनसिथ मकाऊ विद आउटस्ट्रेच्ड विंग्स। मैरी पॉपिंस, हाउ नाइस टू मीट यू, विल यू वेट। और जैसे ही ये लोग उस जंगल में आते हैं, वहाँ पर एक मकाऊ होता है। किस प्रकार का मकाऊ? हाइनसिथ मकाऊ। मकाऊ किसे कहते हैं? एक पैरट को कहते हैं। तोते की ही एक प्रजाति होती है मकाऊ। तो वो मकाऊ अपने पंखों को फैला करके और इन सभी लोगों का स्वागत करता है और कहता है, मैरी पॉपिंस, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्या तुम लोग मेरा थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करोगे? वो कहीं पर जा रहा था, हो सकता है कि वे उनकी खातिरदारी करने की कोशिश कर रहा हो। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का ये जो पैरट दिख रहा है, यही मकाऊ है, जिसे हम लोग हाइनसिथ मकाऊ कहते हैं। तो ये मकाऊ इन सभी का स्वागत करता है और कहता है कि क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो? अलास वी कांट, वी आर ऑन आवर वर्ल्ड राउंड द वर्ल्ड। मतलब मैरी पॉपिंस कहती हैं अलास, मतलब काफ़ी दुख की बात है कि हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। वी आर ऑन आवर वे राउंड द वर्ल्ड। हम लोग अपने इस दुनिया के चक्कर पे हैं, हम लोग इस दुनिया के भ्रमण पे हैं, इसलिए हम लोग नहीं रुक सकते। व्हाट अ जर्नी, वेल एट लीस्ट ईट सम बनानाज इंस्टेड ऑफ दैट रिगलिंग फिश। इस बात को सुनकर वो मकाऊ, वो तोता कहता है, क्या शानदार यात्रा पे आप लोग निकले हैं। वेल ठीक है, एक काम करो, आप लोग कुछ
केले खा लो। वो जो मछली आपने ले रखा है जो कि रिगल कर रहा है, रिगल कहने का मतलब होता है छटपटा रहा होता है, ट्विस्ट कर रहा होता है, टर्न कर रहा होता है, तो उस छटपटाते हुए मछली के खाने से बेहतर है कि आप लोग क्या खा लें, कुछ केले खा लें। बट मेरी पॉपिंस शुक हर हेड एंड सेड ईस्ट, लेकिन मेरी पॉपिंस सिर हिलाती हैं और कहती हैं कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। और वो उस डायरेक्शन को ईस्ट वो उस कंपस को ईस्ट डायरेक्शन में जाने का ऑर्डर देती हैं। जेन एंड माइकल वर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे वांटेड टू ईट सम बनानास। जेन और माइकल इस बार बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा निराश उदास हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग कुछ बनानास खाना चाहते थे, वे लोग कुछ केलों को खाना चाहते थे। Again the world went spinning round them and they found themselves in a grassy clearing surrounded by bamboo trees. एक बार फिर से जेन और माइकल ये महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया उनके गोल गोल घूम रही है, और इस बार वे लोग एक जंगल के, एक घास के, एक हरे भरे जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में बांस के पेड़ से घिरे हुए जगह पर पाते हैं। ग्रासी क्लियरिंग कहने का मतलब जंगल का एक ऐसा मैदान जहाँ पर चारों तरफ घास हो और वो बांस के पेड़ से घिरा हुआ हो, वहाँ पर वे लोग अपने आप को पाते हैं। ग्रीन पेपर लाइक लीव्स रसल इन द ब्रीज। ग्रीन कलर के पेपर किसको बोला गया है, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको बोला गया है। जब हवा चल रही थी तो उसमें वे लोग रसल कर रहे थे, उन पत्तों के सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। एंड अबव दैट क्वाइट स्विशिंग दे कुड हियर अ स्टीडी रिदमिक साउंड। और इन पत्तों की सरसराहट की आवाज़ के ऊपर वे लोग एक स्थिर रिदमिक साउंड को सुन सकते थे। रिदमिक साउंड किसे कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड को हम लोग रिदमिक साउंड कहते हैं। अब ये रिदमिक साउंड कहने का मतलब एक बार टोन ऊपर जाता है, एक बार टोन नीचे आता है, एक बार टोन ऊपर जाता है, एक बार टोन नीचे आता है। तो ये साउंड कैसा था जिस साउंड को वे लोग सुन रहे थे। ग्लांसिंग राउंड, अपनी चारों तरफ देखने के बाद, दे सॉ अ लार्ज फॉरेस्ट शेप, वे लोग एक बहुत ही बड़ा रोएदार शेप देखते हैं, फॉरेस्ट शेप देखते हैं। ब्लैक विद ब्लॉचेज ऑफ वाइट, और वो जो चीज़ है वो पूरे का पूरा ब्लैक कलर का है और उस पर वाइट कलर के स्पॉट्स हैं, वाइट कलर के ब्लॉचेस दिखाई दे रहे हैं, दाग और धब्बे दिखाई दे रहे हैं। जेन एंड माइकल गेज्ड एट ईच अदर, जेन और माइकल उस चीज़ को देख करके एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जेन और माइकल एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं। वॉज इट अ ड्रीम फ्रॉम विच दे वुड वेक, और वे लोग सोच रहे थे कि क्या वे लोग एक सपना देख रहे हैं जिससे कि वे लोग जग जाएंगे, और जब वे लोग जगेंगे तो इस तरह की कोई भी चीज़ उन्हें दिखाई नहीं देगी। और वॉज इट रियली अ पैंडा, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग सपना देख रहे हैं या वे लोग सचमुच में एक पैंडा को देख रहे हैं। द पैंडा ड्रू अ लॉन्ग ब्रीथ, ये लोग अभी सोच ही रहे होते हैं, तभी वो पैंडा क्या करता है, एक लंबी सांस लेता है। ओके, ये रहे वो सारे न्यू वर्ड्स जिसको हमने ऊपर वाले पैराग्राफ्स में पढ़ा था। रिगलिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग एंड टर्निंग विद क्विक मूवमेंट्स, क्विक मूवमेंट्स के साथ ट्विस्ट करना, टर्न करना। क्लियरिंग का कहने का मतलब होता है एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट, जंगल में एक खाली मैदान। रिदमिक का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स, साउंड के एक रिपीटेड और रेगुलर पैटर्न होता है, जैसे कि ऊपर और नीचे जाना। ब्लॉचेज कहने का मतलब मार्क्स ऑन द स्किन, और पैचेस किसी चीज़ के चमड़े पर, किसी चीज़ के स्किन पर मार्क होना या पैचेस होना, दाग होना या धब्बे होना। ओके, तो हमने देखा था कि वो जो पैंडा है वो एक लंबी सांस लेता है। आप देख सकते हैं ये रहा वो बांस से घिरा हुआ एक क्लियरिंग, एक फॉरेस्ट का खाली मैदान, और यहाँ पर रहा वो पैंडा, और ये बड़े ही आराम से सो रहा है और खर्राटे ले रहा है। वो जो रिदमिक साउंड था, वो जो म्यूज़िकल साउंड था, वो इसके खर्राटे लेने की आवाज़ थी। और ये एक लंबी सांस लेता है और क्या कहता है, whoever it is please go away, I rest in the afternoon, जो कोई भी है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि दोपहर में, आफ्टरनून में मैं क्या करता हूँ, आराम करता हूँ। All right, and then perhaps Mary Poppins continued, you will be sorry you missed us. फिर मैरी पॉपिंस कहती हैं ठीक है हम लोग चले जाएंगे, लेकिन शायद तुम लोग शायद जब हम लोग चले जाएंगे तो तुम मिस करोगे कि तुम हम लोगों से मिलने नहीं आए। कहने का मतलब मैरी पॉपिंस उस पैंडा से कहती हैं कि ठीक है हम लोग चले तो जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद शायद ऐसा हो कि तुम पछताओगे, तुम अफसोस करोगे कि तुम हम लोगों से मिलने नहीं आए। द पैंडा ओपेंड वन आई, पैंडा अपनी एक आँख को खोलता है और कहता है ओ इट्स यू माई डियर गर्ल, ही सेड स्लीपली, और आधी नींद में मतलब स्लीपली, सोते सोते वो कहता है कि ओ माई डियर गर्ल,
मैरी पॉपिंस ये तुम हो। वेयर विल यू स्टे, जब तुम यहाँ पर आई हो तो तुम कहाँ पर ठहरोगी। आई विल हैव टू मेक अ होम फॉर यू ऑल, कि मुझे तुम लोगों के लिए एक घर बनाना होगा। देयर वुड नॉट बी इनफ रूम इन माइन, और जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में हम सभी को रहने के लिए जो पर्याप्त जगह है वो नहीं होगा। He nodded at a neat shelter made of leaves and bamboo sticks. वो एक शेल्टर की तरफ, एक घर की तरफ अपने सिर को हिलाते हुए इशारा करके बताता है, और वो जो घर है वो बांस की लकड़ियों और बांस के पत्तों से मिलकर के बना हुआ था। We are not staying, Mary Poppins assured him. मैरी पॉपिंस उस पैंडा को यकीन दिलाते हुए कहती हैं कि हम लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। We are taking a little trip round the world. हम लोग इस दुनिया का एक छोटा सा भ्रमण लगा रहे हैं, इस दुनिया का एक छोटा सा चक्कर लगा रहे हैं। द पैंडा गेव एन इनॉर्मस यॉन। इस बात को सुनकर पैंडा जो होता है वो क्या करता है, एक लंबी चौड़ी जम्हाई लेता है, यॉन करता है और कहता है, नेवर माइंड माई डियर मैरी, प्लक अ फ्यू यंग बैम्बू शूट्स, कि तुम बैम्बू के जो न्यू प्लांट्स हैं, जो अभी अभी उगे हुए बैम्बू के प्लांट्स हैं, उसे तुम तोड़ सकती हो। दे विल सस्टेन यू टिल यू गेट होम, और जब तक तुम घर पहुँचोगी ये जो बैम्बू के जो न्यू शूट्स हैं, ये जो बैम्बू के न्यू प्लांट्स हैं, वो खाने पीने में तुम्हारी मदद करेंगे। कहने का मतलब जो पैंडा होते हैं उनका जो फेवरेट फूड होता है वो क्या होता है, बैम्बू ट्री होता है। तो उसको लगता है कि इंसान भी बांस ही खाते हैं, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से जा ही रही हो तो कुछ बांस के पेड़ को तोड़ लो, जिसे तुम लोग रास्ते में खाओगे, जिससे ताकतवर रहोगे और न्यूट्रिशियस बने रहोगे। एंड यू टू, ही नॉटेड एट जेन एंड माइकल, और वो जेन और माइकल की तरफ भी देखता है, अपने सिर को हिलाता है और क्या कहता है, टिकल मी जेंटली बिहाइंड द ईयर्स, मेरे कान के पीछे थोड़ा सा टिकल करो, थोड़ा सा गुदगुदी करो, थोड़ा सा सहला दो। दैट ऑलवेज सेंड्स मी टू स्लीप, और अगर कोई मेरे कान के पीछे सहलाए, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे बहुत ही जल्द नींद आ जाती है। अब क्योंकि इनके वजह से पैंडा की नींद टूट गई थी, इसलिए वो चाहता है कि वे लोग उसे सुलाएं और फिर वहाँ से चले जाएं। ईगरली कहने का मतलब होता है एक्साइटेडली, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर दे सैट डाउन बिसाइड हिम, माइकल और जेन उस फरी शेप मतलब उस पैंडा के पीछे बैठ जाते हैं। एंड स्ट्रोक द सिल्की फर, और उसके मुलायम, उसके सिल्की फर, उसके रोओं को सहलाने लगते हैं, स्ट्रोक करने लगते हैं। नेवर माइंड दे वर श्योर ऑफ इट, नेवर अगेन दे वर श्योर ऑफ इट वुड दे हैव द चांस ऑफ स्ट्रोकिंग अ पैंडा। बताया गया है कि माइकल और जेन इस बात को लेकर बहुत ही श्योर थे, उन्हें इस बात का यकीन था कि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में दोबारा फिर से किसी पैंडा को इस तरह से सहलाने का मौका नहीं मिलेगा। द फरी शेप सेटल्ड इटसेल्फ एंड एज दे स्ट्रोक द स्नोर बिगन इट्स रिदम। वो जो फरी शेप है, फरी शेप किसको बोला गया है, उस पैंडा को बोला गया है। जब वे लोग उसे सहला रहे थे तभी वो अपने आप को सेटल करता है और वो सो जाता है, और वह एक बार फिर से ये जो रिदमिक साउंड है उसके खर्राटे लेने का वो फिर से शुरू हो जाता है। ही इज़ एस्लीप सेड मैरी पॉपिंस सॉफ्टली, मैरी पॉपिंस हल्की आवाज़ में, धीमी आवाज़ में कहती हैं कि वो अब सो चुका है। सी बैकन टू द चिल्ड्रेन एंड फ्लिक्ड हर रिस्ट, वो बच्चों को इशारा करके अपने पास बुलाती हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ अपने रिस्ट को घुमाती हैं। एंड द कंपस अंडरस्टूड फॉर द स्पिनिंग बिगिन अगेन, और वो कंपस समझ जाता है कि मैरी पॉपिंस उसे अब किस डायरेक्शन में जाने के लिए कह रही हैं, और एक बार फिर से पूरी दुनिया गोल गोल घूमनी शुरू हो जाती है। हिल्स एंड फॉरेस्ट्स वेंट डांसिंग अराउंड देम टू अनहर्ड म्यूजिक। माइकल और जेन देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ हैं, जो जंगल हैं, वो सारे के सारे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और उन्हें वो संगीत सुना रहे हैं जो कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुना है। देन अगेन द वर्ल्ड वॉज स्टिल एज इफ़ इट हैड नेवर मूव्ड, और एक बार फिर से दुनिया जो है वो इस प्रकार स्थिर हो जाती है, इस प्रकार शांत हो जाती है जैसे कि मानो कि ये कभी घूमी ही ना हो, कभी हिली ही ना हो। दिस टाइम दे फाउंड देमसेल्व्स ऑन अ लॉन्ग वाइड शोर, इस बार वे लोग अपने आप को एक बहुत ही लंबे सफ़ेद समुद्री किनारे पर पाते हैं। एंड बिफोर देम वॉज अ लार्ज ब्लैक एंड ग्रे डॉल्फिन, और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक और ग्रे कलर की एक डॉल्फिन थी। इज़ दैट यू एमेलिया कॉल्ड मैरी पॉपिंस, मैरी पॉपिंस कहती हैं कि क्या तुम एमेलिया हो, एमेलिया क्या तुम ये हो। द डॉल्फिन ब्लू सम सैंड फ्रॉम हर नोज एंड येल्ड विद सरप्राइज, इट्स मैरी पॉपिंस। वो डॉल्फिन जो है वो अपने नाक से बालू के रेत को उड़ाती है और चिल्लाते हुए, हैरान होकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे मैरी पॉपिंस ये तुम हो।
वेल व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? एमिलिया ग्रिन्ड एट जेन एंड माइकल। एमिलिया कौन है? तो ये जो डॉल्फिन है उसी का नाम है एमिलिया। एमिलिया ग्रीन करते हुए मतलब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जेन और माइकल की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोग आखिर क्या चाहोगे, मतलब तुम लोग क्या चाहते हो? द सी वीड हेयर इज़ एक्सेलेंट। यहाँ का जो सी वीड है, यहाँ का जो समुद्री घास है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब एमेलिया वो जो डॉल्फिन है वो इन लोगों की खातिरदारी करती है, इन लोगों की मेहमान नवाजी करती है और पूछती है कि तुम लोग क्या खाना चाहोगे, यहाँ का जो समुद्री घास है वो बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो ये रहे वो सारे न्यू वर्ड्स जो कि ऊपर वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा है। मिस्ड अस कहने का मतलब होता है डिड नॉट मीट अस, कि तुम हम लोगों से नहीं मिले। तो आप लोग इन सभी वर्ड मीनिंग्स को देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू अमेलिया, बट वी हैव टू बी होम इन हाफ अ मिनट। मैरी पॉपिंस लेड अ फर्म हैंड ऑन द हैंडल ऑफ द प्रैम। मैरी पॉपिंस कहती हैं अमेलिया इस ऑफ़र के लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन हम लोगों को आधे मिनट के अंदर अपने घर पर होना है। और इतना कह के मैरी पॉपिंस प्रैम के हैंडल को काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ती हैं। प्रैम किसे कहते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 1 सेकेंड। प्रैम कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहे वो सारे लोग। तो ये रही वो गवर्नेस, और ये रहा माइकल बैंक्स, ये रही उसकी बहन जेन, और आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार की गाड़ी है, उसको हम लोग प्रैम कहते हैं, और इसमें 2 जुड़वा बच्चे सोए हुए हैं। और ये रही मैरी पॉपिंस जिनके हाथ में एक कंपस है। तो इस प्रैम के हैंडल को ज़ोर से पकड़ती हैं और फिर उसे एक बार फिर से ऑर्डर देती हैं। और वो क्या ऑर्डर देती हैं, लेट्स सी। एमेलिया वॉज क्लियरली डिसअपॉइंटेड। हाँ, जब वो ऑर्डर देती हैं और वहाँ से वे लोग चले जाते हैं तो एमेलिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि उसके यहाँ जाकर वे लोग कुछ भी नहीं खाते पीते हैं और बहुत ही जल्द वहाँ से चल देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ विजिट इज़ दैट? मतलब एमेलिया कहती है कि ये किस प्रकार का विजिट है कि तुम लोग हमारे यहाँ आए और आते ही तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग ठहर नहीं रहे हो। नेक्स्ट टाइम यू मस्ट स्टे फॉर टी, कि अगले बार जब तुम लोग आना तो चाय के लिए रुकना। एंड वी विल सिट टुगेदर ऑन अ रॉक एंड सिंग अ सॉन्ग टू द मून, और हम लोग एक बड़े से पत्थर पे, एक बड़े से चट्टान पे बैठ जाएंगे और चांद के लिए गाना गाएंगे। एमेलिया स्क्वीक्ड। एमेलिया जो कि डॉल्फिन है, चीख करके, स्क्वीक करके ये बात उन लोगों से कहती है। दैट विल बी लवली सेड मैरी पॉपिंस। मैरी पॉपिंस कहती है कि ये बिल्कुल सही है, ये बहुत ही शानदार तुम प्लान कर रही हो। एंड जेन एंड माइकल एकोड हर वर्ड्स, और जेन और माइकल ने भी मैरी पॉपिंस की इन बातों को दोहराया कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दे हैड नेवर येट सैट ऑन अ रॉक एंड संग अ सॉन्ग टू द मून। ते कहने के मतलब माइकल और जेन, ये लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी पत्थर के ऊपर बैठ करके चांद के लिए गाना इन लोगों ने नहीं गाया है। वेल, ऑवर वॉर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑव रिवुआ। देखो ऑव रिवुआ इसे हम लोग पढ़ते हैं, ऑव रिवुआ, इसका मतलब होता है गुड बाय। तो यहाँ पर ये लोग उस डॉल्फिन मतलब एमेलिया को गुड बाय बोलते हैं और कहते हैं बट मेरी आर यू गोइंग टू टेक दैट हेरिंग विद यू। मतलब जैसे ही ये लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं तो जो एमेलिया होती है, जो डॉल्फिन होती है, वो कहती है लेकिन मेरी क्या तुम उस मछली को अपने साथ लेकर के जाने वाली हो? एमेलिया आइड द फिश इन मैरी पॉपिंस हैंड। एमेलिया मैरी पॉपिंस के हाथ में जो मछली होता है उसको देख कर कहती है कि क्या तुम उस मछली को अपने साथ लेकर के जा रही हो? नो, आई एम प्लानिंग टू थ्रो इट बैक टू द सी। मैरी पॉपिंस हेल्ड द फिश अलॉफ्ट। मैरी पॉपिंस उस मछली को ऊपर ऊंचाई में उठा करके, अपने हाथ में ऊपर ऊंचाई पर उठा करके कहती हैं नहीं, मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इस मछली को फेंक दूंगी। कहाँ पर? वापस समुद्र में। रेडी स्टेडी गो, सी क्राइड। और वो चिल्लाते हुए कहती है रेडी स्टेडी गो, जाओ मैं फेंक रही हूँ, इसे पकड़ के दिखाओ। एंड एज इफ इट वर अ बर्ड द हेरिंग सूप्ड अप एंड स्प्लैश्ड इनटू द सी। और जैसे कि मानो कि वो मछली कोई बर्ड हो, कोई पंछी हो, वो हवा में तेज़ गति से उड़ते हुए जाता है और छपाक से समुद्र में गिर जाता है। द डॉल्फिन वॉज आफ्टर इट इन अ सेकेंड। और वो जो डॉल्फिन है वो उस मछली का पीछा करने लगता है उसको पकड़ने के लिए। अ डार्क शेप रिपलिंग थ्रू द वाटर। और वो इतना तेज़ गति से वो डॉल्फिन उस मछली का पीछा कर रहा होता है जैसे कि मानो कि समुद्र में एक डार्क कलर का लहर चल रहा हो, एक डार्क कलर का वेव चल रहा हो।
जेन एंड माइकल कुड हार्डली ब्रीथ। इस दृश्य को देखकर, इस नज़ारे को देखकर जेन और माइकल इतने ज़्यादा खुश थे कि वे लोग सांसें नहीं ले पा रहे थे। हैरिंग 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 येल्ड माइकल। माइकल चिल्ला रहा था हैरिंग हैरिंग। इफ़ द हैरिंग एंड द डॉल्फिन वर रेसिंग ही वांटेड द हैरिंग टू विन। क्योंकि माइकल को ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों रेस कर रहे हैं तो वो चाहता था कि वो हैरिंग मछली जीत जाए और वो डॉल्फिन हार जाए। What do you think you are doing, माइकल? मैरी पॉपिंस साउंडेड फेरोसियस। मैरी पॉपिंस गुस्सा हो जाती हैं, फेरोसियस हो जाती हैं और गुस्सा होकर कहती हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है माइकल, तुम क्या कर रहे हो? He looked at her for a moment. माइकल थोड़ी देर के लिए मैरी पॉपिंस की तरफ देखता है, एंड देन टर्न टू द सी, और फिर वो समुद्र की तरफ मुड़ जाता है। बट द सी वॉज नॉट देयर। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर समुद्र तो है ही नहीं। देयर वॉज नथिंग बट अ नीट ग्रीन लॉन। वहाँ पर कुछ नहीं था बल्कि एक बहुत ही साफ़ सुथरा ग्रीन कलर का लॉन था। जेन बिसाइड हिम, उसके बगल में जेन बैठी थी। द ट्विंस इन द प्रैम, और उस गाड़ी में वो दोनों ट्विंस थे। एंड मैरी पॉपिंस पुशिंग इट इन द मिडल ऑफ द पार्क, और पार्क के बीचों बीच मैरी पॉपिंस उस प्रैम को, उस गाड़ी को धक्का दे रही थी। इसका मतलब वे लोग अब वापस अपने जगह पे, अपने घर पे आ गए थे। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो स्टोरी है वो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है जिसे लिया गया है मैरी पॉपिंस से, और इसके राइटर हैं पीएल ट्रैवर्स। ओके, तो पीएल ट्रैवर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर लेते हैं। पैमेला लिंडन ट्रैवर्स। पीएल ट्रैवर्स का पूरा नाम क्या होगा? तो हमारी ऑथर का नाम है पैमेला लिंडन ट्रैवर्स। वो एक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश राइटर थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अधिकतर समय इंग्लैंड में बिताया था। उन्हें मैरी पॉपिंस, जो कि बच्चों का एक बुक सीरीज़ है, उसके लिए जाना जाता है। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।